दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा आपकी चिट्ठी। बेटे ने डाक देखते हुए कहा, चिट्ठी? हाँ, देखिए तो, पता हिंदी में लिखा है। मैंने चिट्ठी हाथ में लेकर पहले पते पर नजर डाली। मोती से पिरोए अक्षर कुछ जाने पहचाने से तो लगे, पर स्मृति पर जोर डालने पर भी याद नहीं आया कि किसके लिखे हुए हो सकते हैं। ऊपर भेजने वाले का नाम नहीं था। चिट्ठी खोलकर पढ़ते ही चौंक उठी। अरे गुड्डू, एक नाती पोते वाली अधेड़ स्त्री के लिए गुड्डू अजीब ही लगेगा। मैं तो स्वयं भी भूल चुकी थी कि बचपन के कुछ वर्ष मुझे इसी नाम से पुकारा जाता था। पुरानी नौकरानी अवश्य मेरे काफी बड़े हो जाने के बाद भी मुझे गुड्डू बाई कहकर पुकारती रही, पर अब तो उसे मरे भी जमाना बीत चुका था। अरे गुड्डू, इतने साल बाद मेरी चिट्ठी पाकर तू हैरान हो रही होगी, है ना? तेरी शादी के भी कई साल बाद तक हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखती रही थी, याद है ना? पर जीजा जी के बार बार के तबदलों में यह सिलसिला कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। खैर, मैं तो बराबर नागपुर में ही बनी रही और मेरा पता भी बराबर वही रहा। तू तो बीच बीच में अपनी खबर दे सकती थी, पर जाने दे, शिकायत नहीं कर रही। बुरा मत मानना, हम स्त्रियों की जिंदगी ही ब्याह के बाद कुछ ऐसी हो जाती है कि बचपन का सब कुछ पीछे छूट जाता है। अब तो मैं तुझे निमंत्रण दे रही हूँ। हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है। यूँ हमने पहले तो कभी शादी की सालगिरह नहीं मनाई, पर इस बार तेरे भांजे भांजिया कुछ धूमधाम करने पर तुले हुए हैं, सो तुझे जीजा जी और बच्चों के साथ जरूर आना है। अब तो तू भोपाल में ही है, सो ज़्यादा दूर भी नहीं। देख, कोई बहाना नहीं चलेगा। जो तू ना आई तो अब की मेरी पक्की पक्की कुट्टी। जीजा जी को नमस्कार, बच्चों को प्यार। जरा जल्दी में हूँ, बाकी मिलने पर। तेरी अंगूरी। पत्र पढ़कर मैं यादों में खो गई। मेरे बचपन की सहेली अंगूरी। गोरी चिट्ठी, गुलगुथनी सी, बात बात पर हंसने वाली, जिसके लिए दिन में कई बार अपनी दादी की डांट खाती। छोरियों का इतना हंसना अच्छा नहीं होए, पर अंगूरी की हंसी तो निर्झर बहते झरने सी झरती रहती। मध्य प्रदेश का छोटा सा गांव, जहां विभाजन से पहले ही आकर बसे 6 से 7 पंजाबी और 12 से 13 मारवाड़ी परिवार, बाकी लोकल रहवासी, आपस में काफी भाईचारा। अंगूरी का परिवार हमारा पड़ोसी होने के कारण हम दोनों हम उम्र सखियों का अधिकांश समय साथ ही बिताता। उसमें व्यवधान तब आया जब गांव के प्राइमरी स्कूल से पास होने पर मैं आगे पढ़ने के लिए जबलपुर चली गई। उस समय गांव के मारवाड़ी समाज में लड़कियों को हॉस्टल भेजने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। छुट्टियों में घर आने पर पुराना सिलसिला जारी रहता। मैं उसे अपने स्कूल और हॉस्टल की बातें बताती और वह मेरे पीछे गांव में घटी हर घटना से मुझे अवगत कराती। चिट्ठियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहता। पढ़ने का शौक होने के कारण अपने पिता को पटाकर उसने किसी तरह प्राइवेट मिडिल पास कर लिया। फिर उसकी शादी हो गई। छुट्टियां ना होने के कारण मैं उसकी शादी में नहीं आ पाई थी। छुट्टियों में घर आने पर मैं सबसे पहले उससे ही मिलने गई। पर अंगूरी को देखकर मुझे धक्का सा लगा। इन चंद महीनों में ही वह बिल्कुल बदल गई थी। उसका गोरा गुलाबी रंग पीला पड़ गया था। उसकी निर्झर सी हंसी भी गायब हो गई थी।
अंगूरी, तू बीमार है क्या? तूने चिट्ठी में तो कुछ लिखा ही नहीं। क्या हो गया तुझे? चिंतित काकी ने बताया। पता नहीं बेटी, इसे क्या हो गया है। ना पहले की तरह हंसती बोलती है, ना ठीक से खाती पीती है। पिछले महीने गौन का मुहूर्त निकला है, सब तैयारी हो गई, पर यह बीमार पड़ गई। अंगूरी को पहले तो कभी बीमार पड़ते नहीं देखा। तेज बुखार और उल्टी, जबरदस्ती खिलाओ तो उसी समय पर निकल जाता है। जबरदस्ती ले जाकर डॉक्टर से इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। सो झाड़ फूंक भी बहुत करवाया, पर यह वैसी की वैसी है। अब इसकी ससुराल वाले फिर से मुहूर्त निकलवाने को कह रहे हैं। आखिर ब्याही छोरी को कब तक घर में रखेंगे। लोग 50 तरह की बातें करते हैं, यह बस चुप घुन्नी सी बैठी रहती है, कुछ बताती भी तो नहीं। तू पूछना गुड्डू, तेरी सहेली है, बहन जैसी, शायद तुझे कुछ बताए। और काकी आंसू पोंछती वहाँ से उठ गई। मैंने खोद खोद कर उसकी ससुराल के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने यही कहा कि वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, पर कोई बात तो होगी। पहले तो तू ऐसी ना थी। क्या जीजा जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने जल्दी से मेरी बात काट दी। फिर क्या है? क्या बताऊं गुड्डू, तू नहीं समझेगी। मैंने इसी साल मैट्रिक करके कॉलेज में दाखिला लिया था। चिढ़कर बोली, हाँ मैं भला कैसे समझूंगी। तू तो शादी के बाद पुरखीन हो गई। दुनिया भर की समझ तो तुझमें ही पैदा हो गई है ना। मैं खींचकर उठ गई। मेरे वापस हॉस्टल जाने से 2 दिन पहले पता लगा कि अंगूरी की सास आई है। उन दिनों उनकी बिरादरी में महिलाएं बहुओं के मायके नहीं जाती थी, इसलिए सबको आश्चर्य हुआ। वह अंगूरी के साथ साथ उसकी छोटी बहनों और सहेलियों के लिए भी ढेरों उपहार लाई थी। अंगूरी के लिए उनकी आंखों में छलकते प्यार में कोई बनावट नहीं था। उन्होंने अंगूरी से क्या बातें की यह तो पता नहीं चला, पर अगली बार गौने का मुहूर्त निकलवाने पर अंगूरी बीमार नहीं पड़ी। बाद में उसके साथ मुलाकात होने या उसके पत्रों से भी उसके व्यवहार में कोई अस्वाभाविकता नजर न आने के कारण मैंने भी फिर कभी उससे कुछ नहीं पूछा। इसी बीच बेटे ने आवाज लगाई तो मैं वर्तमान में लौट आई। उसके निमंत्रण पर हमने उसकी शादी की वर्षगांठ में जाने का निश्चय कर लिया। नागपुर स्टेशन पर अंगूरी और उसके पति हम लोगों को रिसीव करने आए। अंगूरी के बालों में भी मेरी तरह उजले तार चमक रहे थे और उसके पति कुछ कुछ गंजे हो चले थे, पर दोनों के ही चेहरों पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। दूसरी रात पार्टी समाप्त होने के बाद हम दोनों सहेलियां जब कमरे में लेटी तो उनसे अपने जीवन की पुरानी कहानी से पर्दा उठाया। उसने लजाते हुए बताया कि शादी के समय उसे सेक्स के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। गांव की हम उम्र लड़कियों में उसी की शादी सबसे पहले हुई थी। घर में भी कोई बड़ी बहन या भाभी के अभाव में उसे कौन कुछ बताता। पहली रात पति के प्रस्ताव पर वह एक कदम भौचक्क रह गई थी। जब पति ने उसे समझाने का यत्न किया कि यह तो शादी का ही एक हिस्सा है, तो वह घबराकर पलंग से उठकर खड़ी हो गई। जब पति ने उसे हाथ पकड़कर बैठाने की कोशिश की तो वह चीख मारकर बेहोश हो गई। चीख सुनकर घर भर इकट्ठा हो गया। मेहमान स्त्रियां दबे स्वरों में टिप्पणियां कर रही थी।
पर सास ने सबको समझाकर वहां से हटा दिया कि बहू को किसी कीड़े ने काट लिया है। पति को बुलाकर भनभनाते बेटे को अपने साथ ले जाने को कहकर उसे पुचकारते हुए अपने साथ लिटा लिया। वह रोती हुई बार बार कहे जा रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। उसके बाद 3 से 4 दिन वह ससुराल में रही। सास अपने ही साथ सुलाती रही। पति अत्यंत क्रोध में थे। बहुत समझाने पर ही उन्होंने उसके साथ सब नेग वेग पूरे किए। गौने की बात चलने पर उसकी बीमारी का पता चला तो सासू माँ बिरादरी में चलने आई। काना फूसियों की परवाह न करते हुए स्वयं ही उसके मायके आ पहुंची। उनकी अनुभवी नज़रों ने देख लिया कि अंगूरी की अपनी और चचेरी बहनें बहुत छोटी हैं और उसकी सभी सहेलियां भी अभी अविवाहित हैं। सो वह अंगूरी की परेशानी समझ गई। कुछ कुछ अंदाजा तो उन्हें बेटे की शिकायत से ही हो गया था। उन्होंने उसे कोई उपदेश नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहा कि अब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो यदि तुम ससुराल नहीं गई तो तुम्हारे माता पिता की बदनामी होगी। छोटे भाई बहनों, खासकर बहनों की शादी में भी मुश्किलें आएंगी। तुम अपने माता पिता के दुख का कारण तो नहीं बनना चाहोगी ना, जिन्होंने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला है। हाँ, तुम्हें मेरे बेटे से संबंध रखने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे ही साथ रहोगी और अपनी छोटी ननद के साथ सोओगी। यहाँ मैं हमेशा सबसे उसकी तारीफ करती और हर बात में उसका परामर्श लेने व आगे रखने की कोशिश करती। फिर पता नहीं कैसे एक ही घर में रहते। कब उसके पति का क्रोध और स्वयं उसका उनके प्रति डर गायब हो गया। अब तो दुनिया देख ही रही है, उसे किसी से किसी बात की शिकायत नहीं है। कभी कभी सोचती है कि उसकी सास के स्थान पर कोई और सास होती तो क्या हुआ होता। हठात उसकी नज़रें माला चढ़ी सास की तस्वीर की ओर उठ गई। उसकी नज़रों में अथाह श्रद्धा थी। मेरी नज़र भी उधर ही उठ गई। उस नारी को मैंने जीवन में बस एक बार ही देखा था। उस साधारण गृहस्थ निरक्षर नारी ने मनोविज्ञान और मैरिज काउंसलिंग जैसे शब्द कभी सुने भी ना होंगे, पर नारी मन ही उन छोटी मोटी उलझनों को खूब समझाती थी, जिनके चलते कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं।